जय हिंद दोस्तों। तो अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ना। मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड हम लोग 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, जो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बना दे। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, हम लोग पीएल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। एग्जाम में बैलेंस शीट ज्यादा पूछी जाती है बैंकिंग कंपनी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से न्यूमेरिकल सेशन अपना, और वहां से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ वेरी साउंड बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, रेंट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर्स फीस, ऐसी करके और सारी इंफॉर्मेशन है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात शुरुआत में ही बता देता हूं। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर लिखा डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, वो भी ब्रैकेट में लिखा नेट। अगर एग्जाम में कभी ये बात आपको देखने को मिल जाए, तुरंत अंडरलाइन करना, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। जो बिल डिस्काउंट होते हैं उनके ऊपर जो रिबेट होता है, मतलब जो आगे के समय का डिस्काउंट है, उसको माइनस कर दिया जाता है। यहां पर भी माइनस करते, लेकिन यहां लिखा है डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड नेट। और नेट का मतलब होता है कि जब किसी भी वैल्यू से जितनी लेस होने वाली या ऐड होने वाली वैल्यूज हों वो सब हो चुकी हों, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसी को कहा जाता है नेट। तो इस वजह से सिर्फ नेट लिखा होने की वजह से इसको माइनस नहीं करेंगे, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड को माइनस नहीं करेंगे। और अगर आपने इस नेट को नहीं समझा तो आप जरूर माइनस करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट में आपको यही पढ़ाया जाता है और है ही है, माइनस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अगर रिसीव्ड वर्ड लगा दे तो फिर शेड्यूल नंबर 13 में चला जाता है और इनकम अर्न्ड का पार्ट बनता है, इंटरेस्ट अर्न्ड का पार्ट बनता है। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कुछ ना कहा जाए तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के 15 नंबर शेड्यूल में जाता है और बैंक के लिए खर्चा बनता है। यहां कुछ नहीं कह रहा, यहां सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। रिसिव्ड है या पेड है कुछ नहीं कहा, तो फिर पेड माना जाएगा। कौन सी कन्वेंशन इसके पीछे लगती है अकाउंटिंग की, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ये कहती है कि प्रॉफिट या एक्सपेंस में जब डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए तो उसको एक्सपेंस मान लेना। यही कारण है कि डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, ये सब इनकम भी हैं और एक्सपेंसेस भी हैं। लेकिन जब कभी भी सीधा डिस्काउंट लिखा हो, ना अलाउड लिखा हो ना रिसिव्ड लिखा हो, तो आप अलाउड ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन है जो कहती है अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट ना मानो। प्रॉफिट तभी मानना जब स्पष्ट रूप से लगे कि ये प्रॉफिट ही है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में पीएल स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम लोग। 15 शेड्यूल होते हैं बैंकिंग कंपनी में। 12 शेड्यूल शुरुआत के बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं और 13, 14, 15, 16 बैंकिंग कंपनी के पीएल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसका फॉर्म बिल्कुल फिक्स है, वही बनाया जाता है। इस वजह से कैलकुलेशन फेयर इनकी पहले करी जाती है। तो शेड्यूल नंबर 13 ये किस बात का होता है? इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न्ड में देखो क्या क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 259,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये खर्चा है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ये नहीं आएगा। कमीशन नहीं, स्टेब्लिशमेंट नहीं,
डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना है? 146, 1,46,000। यहां पर नेट लिखा है, इस वजह से रिबेट माइनस नहीं होगा, नहीं तो रिबेट माइनस हो जाता, लेकिन चूंकि वैल्यू नेट है इस वजह से रिबेट नहीं माइनस होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बैंक उस पर ब्याज आपसे चार्ज करता है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 2,23,000। उसके बाद रेंट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में जमा धनराशि से ज्यादा अमाउंट निकालने की अनुमति आपको अगर बैंक दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, और ब्याज लगे उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये 54,000। ओके, और आगे चलो तो फिर डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर फीस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, पोस्टेज, टेलीग्राम, कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है। तो ऐड कर लो, ये 3 जीरो ऐसे ही हो जाएंगे। 9 6 15, 3 18, 4 22, 5 2 7 4 11, 2 13, 5 18, 2 2 4 1 5 1 6, 6,82,000 रुपये नेट इनकम हो गई। क्या हो गई? 6,82,000 रुपए की नेट इनकम हो गई। ओके, शेड्यूल नंबर 13 हो गया, शेड्यूल नंबर 13 कंप्लीट। शेड्यूल नंबर 14 ये होता है अदर इनकम, क्योंकि बैंक लोन देने के साथ साथ और भी काम करती है। तो यहां क्या क्या आएगा देखो, कमीशन, बैंक कमीशन आएगा यहां पर, कमीशन के बदले भी बैंक के काम करती हैं। जैसे बैंक भी बीमा बेचती है तो उसका कमीशन उसको मिलता है 8,200 रुपए। उसके बाद में कमीशन के बाद में एस्टेब्लिशमेंट है, डिस्काउंट, इंटरेस्ट का ये नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्स, ये खर्च है, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, सन्ड्री चार्जेस, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं है इसके पास, बस इतनी ही वैल्यू है। हो गया, शेड्यूल नंबर 14 भी हो गया। अब शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15 देखो, ब्याज अगर बैंक को मिलता है तो बैंक ब्याज खर्च भी करता है, तो ब्याज जो पे करता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और वो शेड्यूल नंबर 15 में जाता है। कहां कहां बैंक ब्याज खर्च करेगा? लोन पर ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पर बैंक ब्याज देती है, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इस पे कितना दिया गया है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट देखो कितना है, ये आपका दिया गया है 2,75,000। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद तो और आगे चलो, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड नहीं, कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 52 यही आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 42 यही आएगा, 42,000। उसके बाद में और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 68, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 68,000। उसके बाद में पोस्टेज, प्रिलिमिनरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री चार्जेस और कुछ नहीं दिया गया, तो टोटल कर लो, 8 2 10 5 15 और 6 4 10 7 17 1 18 2 1 3, 3,85,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई नेट। अब उसके बाद में शेड्यूल नंबर
लास्ट शेड्यूल नंबर 16 जो कि रिलेटेड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। बैंक को ऑपरेट करने के लिए जितने खर्चे करने होते हैं वो सब के सब कहां लिखे जाते हैं, शेड्यूल नंबर 16 में। देखो क्या क्या है, तो इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट आएगा 54,000, एस्टेब्लिशमेंट 54,000, ओके। एस्टेब्लिशमेंट के बाद में देखो इंटरेस्ट, कैश इंटरेस्ट नहीं आएगा। रेंट एंड टैक्स 18, रेंट एंड टैक्स 18,000। रेंट एंड टैक्स के बाद आएंगे तो डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस 3,000 और 1,200। तो पहले है डायरेक्टर्स फीस 3,000 रुपए है, और ऑडिटर्स फीस 1,200 रुपए है। उसके बाद चलें तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,400, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये है 1,400 रुपए का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,900, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,900। और लास्ट पॉइंट है सन्ड्री चार्जेस 1,700, सन्ड्री चार्जेस 1,700 टोटल कर लो। तो देखो 2 0 तो ले लो, ऐसे ही कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद में 4 2 6 9 6 15, 15 और 7 22, हासिल आ गया 2, 4 2 6 8 6 14, 14 और 3 17, 1 18, 1 19, 2 21 और 1 21 और 1 22, 5 2 7 1 8, 82 दोस्तों। तो हमारे सभी शेड्यूल हो चुके हैं चारों। पहले का टोटल है 682, दूसरा है केवल 8200, तीसरा है 385 और चौथा है 82,200। ये शेड्यूल आपको फेयर करने होते हैं, यह शेड्यूल आपको फेयर करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगे केवल और केवल एक फॉर्म होता है और उसमें ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो उसके तो 15 नंबर नहीं मिलेंगे ना, पहले इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, देन आप उस फॉर्म को फिट करोगे, तब आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। तो किसी भी बैंकिंग कंपनी के पीएल की बात करेंगे तो थर्ड शेड्यूल में रिवाइज्ड फॉर्मेट के अंतर्गत सेक्शन 29 में उसका पीएल तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जिस भी बैंकिंग कंपनी का हम पीएल बना रहे हैं उसका नाम रहता है। यहाँ पर वेरी साउंड बैंक कंपनी लिमिटेड है तो उसका नाम है। पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर में लिखना नहीं होता है कुछ, लेकिन बैंकिंग कंपनीज अपना या इंश्योरेंस कंपनीज अपनी बैलेंस शीट या पीएल हमेशा कंपैरेटिव बनाती हैं, पिछले वर्ष से तुलना करते हुए। इस वजह से करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का अमाउंट का कॉलम रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है इनकम। इनकम, तो इनकम में देखो क्या क्या आएगा इनके यहां। तो यहां पर पहला पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। शेड्यूल नंबर होता है 13 और मेरा अमाउंट आया था 6,82,000 रुपए। नंबर 2 पॉइंट होता है अदर इनकम। शेड्यूल नंबर होता है 14 और मेरा टोटल आया था 8,200 रुपए। कितना आया था? 8,200 रुपए आया था। तो 2 वैल्यूज हमारी हो चुकी हैं और इसी का टोटल कर लिया जाएगा क्योंकि और कोई इनकम है नहीं। तो ये 2 हो गया, 8 2 10, 8 1 9 और ये 6,90,200 हो गया टोटल फर्स्ट। उसके बाद में फिर चलेंगे तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट वैल्यू होती है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हम लोगों ने खर्च किया था इंटरेस्ट 3,85,000 रुपए का।
385, और दूसरे नंबर की वैल्यू होती है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसका टोटल हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आया था 8,22,000 रुपये। कितना आया था? 8 लाख नहीं, इसका टोटल आया था हमारा 82,200 रुपये। कितना आया था? 82,200 रुपये, 82,200। तीसरी कंडीशन यहां पर लिखी जाती है, वो होती है प्रोविजंस। इनका कोई शेड्यूल नंबर नहीं होता है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल नंबर 16 है, प्रोविजंस का कोई शेड्यूल नहीं होता। प्रोविजंस में हमसे कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, @ 50%। अब 50% किसका निकाल दें, पता ही नहीं है अभी। तो क्या करना चाहिए, यहां का टोटल करो। देखो 6,90,000 रुपये आपका टोटल इधर का है, 6,90,200, और ये दोनों टोटल कर लो तो कितना आएगा? 200, 5 2 7, 8 8 16, और 3 1 4, माइनस कर दो तो 0 0 0, 10 से 7 जाएगा तो 3, और यहां पर 8 से 6 जाएगा तो 2, और 6 से 4 जाएगा तो 2, 2,23,000। अगर प्रोविजन ना होता तो प्रॉफिट तो यही है, यही प्रॉफिट है ना। तो इसी में आप टैक्स लगा दो, कितना? 50%। 2,23,000 रुपए का 50%, तो ये कितना आएगा? 2 लाख का आधा 1 लाख, और 23,000 का आधा 11,500, तो 1,11,500 रुपए ये टैक्स हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना बचेगा? यही प्रॉफिट बचेगा, 1,11,500। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना लिखना है? 1,11,500। अब यहां का टोटल करेंगे, टोटल सेकेंड कितना टोटल आएगा देख लो। यहां टोटल 3,85,000 प्लस 82,200 प्लस 1,11,500, 5,78,700। ओके, अब यहां पर फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ये कैसे आता है? फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, हमको तो पता है 1,11,500 ही आएगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 6,90,200, 1,11,500 आएगा, क्योंकि हम पहले ही उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद नीचे क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में क्या लिखा जाएगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। पिछले वर्ष का अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। मेरे पास नहीं दिया है, इस वजह से डैश कर लिया। तो यही मेरा 1,11,500 रुपये प्रॉफिट हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टोटल थर्ड। अब लास्ट हेडिंग पड़ती है हमारी, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, लाभों का नियोजन। यहां क्या लिखा जाता है? प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने करंट ईयर के अपने करंट ईयर प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व करना होता है। @25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। किस सेक्शन में? तो अंडर सेक्शन 17 में। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अंडर सेक्शन 17 के तहत करंट ईयर प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना अनिवार्य है। कहां पर? स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो ये आएगा 27,875 रुपए, 27,875 रुपए। क्या कुछ और भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है? देख लो एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ और भी कहा जा रहा है। तो और तो नहीं कुछ कहा जा रहा है, कोई डिविडेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं, और डिविडेंड्स वगैरह कुछ नहीं। अगर होता है डिविडेंड्स वगैरह तो यहीं पर इसके नीचे लिखा जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट
कैरीड टू बैलेंस शीट। और कहते कितना आएगा, देखो यहां का जो टोटल फोर्थ होता है वो यही होता है जो ऊपर का प्रॉफिट होता है। तो ये तो ऊपर प्रॉफिट तो हमको यही दिया गया है 1,11,500, है ना। अब 1,11,500 में से हम 27,875 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो बैलेंस शीट में भेज देंगे। 1,11,500 माइनस 27,875, 83,625, ये हमने बैलेंस शीट को भेज दिया। बस इतना पूरा पीएल अकाउंट हमारा इस तरीके से बनता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पीएल अकाउंट और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप किसी एक शेड्यूल में कंफ्यूज हो गए, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अगर वो डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड जो है उसकी वैल्यू किससे आप रिबेट को माइनस कर देते हैं इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि 13 नंबर शेड्यूल गलत होता, ये गलत होता, फिर टोटल ये गलत होता, फिर ये प्रॉफिट गलत होता, फिर ये रिजर्व गलत होता, फिर बैलेंस शीट को भेजे जाने वाला प्रॉफिट गलत हो जाता, सब गलत। कुछ नंबर मिलते 14, 15, 16, और अगर 13 नंबर गलत करते तो फिर 14, 15, 16 शेड्यूल सही करते, केवल उसके नंबर पाते बस। तो गलतियां ना हो इस वजह से उन पॉइंट्स पर ध्यान दो जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें, और वो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट कर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।